डार्क स्पिरिट के एपिसोड 109 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मैंग किंग पैट्रियार्च को वहाँ पर मार देती है और पैट्रियार्च को मारने के बाद वो स्टैचू की तरफ देखती है और उन सभी से कहती है, मुझे बताओ कि फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने का रास्ता कौन सा है, क्या यहीं से फॉरबिडन एरिया के अंदर जाया जाता है। मैंग किंग अपनी आइस मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए उस बड़े से स्टैचू को आइस में कवर कर देती है और उस एरिया को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर दरवाजा ओपन नहीं होता। वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। वो उन सभी से कहती है, मुझे ये बताओ कि फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को ओपन कैसे किया जाता है। तो सभी लड़के उसे बताते हैं। मैं यहाँ पर इस फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को ओपन करने के लिए जी फैमिली के किसी डिसेंडेंट के ब्लड की जरूरत पड़ती है। मैं जी फैमिली के किसी मेंबर के ब्लड को इस स्टैचू के अंदर डालना होगा तभी ये ओपन होगा। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है, जी फैमिली के सभी मेंबर्स तो मर चुके हैं। मैंग किंग उनसे कहती है सिर्फ मेंबर्स ही मरे हैं, अभी उनकी बॉडी के अंदर ब्लड तो है। पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड का एक ड्रॉप निकालती है और उसे स्टैचू के अंदर डाल देती है, लेकिन जैसे वो स्टैचू के ऊपर ब्लड ड्रॉप को फेंकती है तो कुछ भी नहीं होता। वो स्टैचू फिर से एक्टिवेट नहीं होता। काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। वो सभी लोग कहते हैं हो सकता है कि ये दरवाजा अपने आप दोबारा ओपन नहीं हो सकता, कि अगर ये दरवाजा दोबारा ओपन हो सकता पैट्रियार्च अपने ब्लड ड्रॉप को यूज करते हुए फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को ओपन करके लिन फेंग के पीछे पीछे फॉरबिडन एरिया के अंदर जा सकते थे। लगता है कि एक बार जो अंदर चला जाता है वो अंदर से दरवाजे को ओपन करके बाहर आ सकता है। और वैसे भी जी फैमिली के सभी लोग इस फॉरबिडन एरिया के अंदर जा चुके हैं और वो सभी लोग सही सलामत वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो लिन फेंग भी वहाँ से थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मैंग किंग उन सभी से कहती है तो मुझे ये बताओ कि आखिर जी गवर्नमेंट के मेंबर फॉरबिडन एरिया के अंदर कितने दिन गुजार कर वापस आते हैं या फिर उन्हें कितना टाइम लगता है। वो लोग उनसे कहते हैं हमें इस बारे में श्योर तो नहीं है, कुछ लोग वहाँ पर कुछ दिन गुजारते हैं, कुछ महीने, और जहाँ तक कि कुछ लोग तो सालों गुजार कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। मैंग किंग कहती है क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या वो लोग यहाँ पर सालों या फिर महीने गुजार कर आते हैं। अपनी आर्मी की तरफ देखती है और उन सोल्जर से कहती है मैं यहाँ पर रुकूंगी, चाहे मुझे यहाँ पर साल के लिए क्यों ना रुकना पड़े, तुम सभी लोग वापस जा सकते हो। लेकिन वो सभी लोग भी लिन फेंग के लिए वापस जाने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं हम लोग भी यहीं पर रुकेंगे। वो लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये सारे सोल्जर्स और ये लड़की है कौन जो कि लिन फेंग के लिए पूरा साल भी इंतजार करने को तैयार है। नेक्स्ट सीन फिर से हमें अंदर का दिखाया जाता है। लिन फेंग उस बड़े से स्टैचू की तरफ देख रहा होता है। लिन फेंग कहता है बड़ा सा स्टैचू ये भी एक स्कल्पचर नहीं है, इस स्नेक की तरह ये भी एक एक्चुअल बॉडी है, यानी कि ये एक इंसान की बॉडी है। हालांकि ये बंदा मर चुका है और इसकी सांस नहीं चल रही, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई और इसकी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल एक स्टैचू की तरह पड़ी हुई है। फेंग और जिंजी जब उस स्टैचू के सामने खड़े होते हैं तो स्टैचू की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी लिन फेंग और जिंजी की बॉडी को कवर कर लेती है। स्टैचू के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। वो स्टैचू कहता है तो फाइनली बाहर की दुनिया से कोई तो यहाँ पर आया, मैं काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था कि कोई तो यहाँ पर आए। स्टैचू की आंखों से जो रोशनी निकलती है लिन फेंग और जिंजी दोनों को अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ले जाती है। तो वो मास्टर उनसे कहता है तुम दोनों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में हमारी सोल जिंदा रहती है जबकि हमारी बॉडी जो कि फ्लैश से बनी होती है और हड्डियों से बनी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर मर जाती है। लेकिन बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स और बहुत सारे पावरफुल बीस्ट ऐसे हैं जिनकी सोल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती। हालांकि मेरी बॉडी एक लंबे अरसे पहले ही मर चुकी है, मेरी सोल अभी तक जिंदा है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से मैं अभी तक अपनी सोल को जिंदा रख पाया हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले हजारों साल से मेरी सोल का ये टुकड़ा अभी तक जिंदा था, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरी सोल यहाँ से डेसिपेट हो जाएगी। फेंग हैरान होकर उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि हमारी फ्लैश एंड बोन्स वाली बॉडी मर जाती है लेकिन हमारी सोल जिंदा रहती है। तो ये एल्डर जो कि यहाँ पर इनसे बात कर रहा है इसका नाम जीकियान नहीं है, बल्कि वो लाश जिसकी बाहर पड़ी हुई थी जिसका कंकाल पड़ा हुआ था वो एल्डर जीकियान था। मास्टर इनसे कहता है जब पहली बार इनके जी फैमिली का मेंबर जिसका नाम जीकियान था वो यहाँ पर आया था तो मैंने अपनी कुछ पावर का हिस्सा दिया और साथ ही मैंने उसके लिए एक रूल सेटअप किया था। यहाँ पर सिर्फ वही लोग इंटर हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हों। उसके बाद से जीकियान ने बाहर जाने के बाद अपने एंसेस्टर्स में से सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर भेजा जो कि शादीशुदा हो, कि नई नई शादी होती है वो उनको यहाँ पर भेज देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उन सभी को अपनी पावर्स का कुछ कुछ हिस्सा दे देता हूँ। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो मुझे लगता है कि तुम लोग जी फैमिली से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन जो भी हो तुम लोग अगर मुझे यहाँ पर मिल रहे हो तो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में था, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है, मेरी सोल डेसिपेट होने वाली है और मैं अपनी सोल में से कुछ भी बचा कुचा है वो सब कुछ तुम्हें देने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम दोनों के पास ब्लड स्पिरिट की पावर है, तुम दोनों ही वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। फेंग उसे कहता है जिंजी के बारे में तो मुझे पता है कि ये डॉन फैमिली की यंग मिस है, इसी वजह से इसके पास ब्लड स्पिरिट है सीलिंग डोर्स की। तुम मेरे बारे में कैसे कह सकते हो कि मेरे पास भी ब्लड स्पिरिट है? मेरे फादर या फिर मेरी फैमिली में, मेरी लिन फैमिली में किसी के पास भी कोई भी ब्लड स्पिरिट नहीं है। मेरे फादर तो एक आम से इंसान है। हाँ ये बात ठीक है कि मेरी मदर के पास स्नेक स्पिरिट थी, वो मेरी माँ की तरफ
तरफ से मुझे स्नेक स्पिरिट मिली है, लेकिन वो तो एक ऑर्डिनरी सी स्नेक स्पिरिट है, वो एक ब्लड स्पिरिट कैसे हो सकती है। हालांकि मैंने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्नेक स्पिरिट मुझे उन्हीं से मिली है। वो मास्टर जिनजी से कहता है, लड़की के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि तुम इस लड़के से काफी ज्यादा वीक हो, इसी वजह से सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर दे रहा हूँ जिससे तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी, लेकिन मेरी इस सारी पावर को तुम्हें खुद ही अंडरस्टैंड करना होगा। जिनजी उनसे कहती है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। वो मास्टर जल्दी से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए जिनजी की बॉडी को उस पावर के साथ कवर कर देता है और उसे कहता है, मेरी पावर के साथ साथ तुम्हें कुछ नॉलेज भी मिलेगी और तुम्हें अपनी नॉलेज को यूज करते हुए इस पावर को अपने लिए यूटिलाइज करना है। जिनजी वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाती है और उस सारी पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मास्टर लिनफेंग से कहता है, लास्ट टाइम जी फैमिली का जो आखिरी मेंबर यहाँ पर आया था, मैंने उसे कहा था कि अगली बार बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पर भेजना क्योंकि मेरी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली है। मेरी सोल के डेसिपेट होने से पहले मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं सभी लोगों में बांटना चाहता हूँ। साथ ही उन सारे लोगों में से कोई अपने लिए मैं एक ऐसा जीनियस तलाश कर सकूं जो इतना महान हो कि मैं उसे अपना सब कुछ दे सकूं। जबकि यहाँ पर सिर्फ तुम दो लोग ही आए हो, तुम दोनों की किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था। तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है और तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सभी लोग जिनका कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे बराबर होगा, उनके मुकाबले में तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी सारी की सारी हेरिटेज की पावर लेने के लिए तुम सबसे परफेक्ट इंसान हो। लिनफेंग कहता है, सोल की पावर से आपका क्या मतलब है? तो मास्टर यहाँ पर उसे सोल की पावर के बारे में बताते हैं। मास्टर उसे कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में समझ नहीं आई। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोल पावर के बारे में एक सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए समझाता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं, जिन लोगों की अपनी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर सकते हैं, जबकि जिनकी सोल वीक होती है वो लोग पावरफुल अटैक्स नहीं कर सकते। जहाँ पर वो एग्जाम्पल के तौर पर उसे कहते हैं, फर्ज करो अगर किसी के पास डुअल मास्टर स्पिरिट होती है, हम लोग उसको जीनियस कहेंगे, लेकिन अगर उसकी अपनी सोल बहुत ज्यादा वीक होगी तो उसे अपनी डुअल मास्टर सोल को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और उसकी डुअल मास्टर सोल भी एक सिंगल मास्टर सोल वाले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर उस कल्टीवेटर की अपनी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अपनी डुअल मास्टर सोल को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसी वजह से तुम्हारी सोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तभी तुम अपनी मास्टर स्पिरिट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, फिर चाहे तुम्हारे पास सिंगल मास्टर स्पिरिट हो या फिर डबल मास्टर स्पिरिट हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो मुझे नहीं देख रहे, मैं पिछले हजारों साल पहले ही मर चुका हूँ, मेरी बॉडी तो मर चुकी है लेकिन मेरी सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं पिछले हजारों सालों से अपनी सोल को यहाँ पर रख पाया हूँ। तो तुम भी अपनी सोल को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो फ्यूचर में तुम भी ये कर सकते हो। तुम भी अपनी बॉडी के मरने के बाद हजारों साल तक अपनी सोल को जिंदा रख सकते हो। थोड़ी देर के बाद मास्टर लिनफेंग से कहते हैं, लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इस जल्दी से मेरे पास से कुछ एक्सेप्ट करो। ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हें पावर देने वाला हूँ बल्कि मैं तुम्हें अपनी मेमोरीज भी देने वाला हूँ। तुम्हें इन मेमोरीज को संभाल कर रखना होगा। मैंने अपनी मेमोरीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तुम इन मेमोरीज को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। मेरी मेमोरीज का पहला हिस्सा सारी ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में है जो भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हासिल की। बहुत सारे ऐसे मास्टर स्किल हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की और कुछ ऐसे मास्टर स्किल हैं जिन्हें मैंने खुद बनाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे मास्टर स्किल ऐसे ही वेस्ट हो जाए, कि तुम उन सारे मास्टर स्किल्स को दोबारा से रीलाइव करो। इसका मेरे मरने के बाद कोई ये ना कह सके कि मैं लालची इंसान था और अपने मास्टर स्किल्स को अपने साथ ही लेकर मर गया। मास्टर से कहते हैं, और मेरी मेमोरीज का दूसरा हिस्सा मेरी एनर्जीज के बारे में है। बहुत सारी की पावर, बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स और वेपन्स के बारे में है। मेरी मेमोरीज का तीसरा हिस्सा वो बहुत ज्यादा सिंपल वाला है लेकिन वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला भी है। मेरी मेमोरीज के तीसरे हिस्से में आर्ट ऑफ सोल कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है। ये वाली सोल कल्टीवेशन टेक्निक्स तुम्हें कहीं और पर नहीं मिलेंगी क्योंकि इन सोल कल्टीवेशन टेक्निक्स को मैंने खुद ही बनाया है। सोल कल्टीवेशन टेक्निक्स की मदद से अपने आप को इतने अरसे तक जिंदा रख पाया हूँ। अगर तुमने इनको अच्छे से मास्टर कर लिया तो तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मैंने आज से पहले किसी को भी इस सोल कल्टीवेशन मेथड के बारे में नहीं बताया। मैं सिर्फ तुम्हें ये सोल कल्टीवेशन मेथड दे रहा हूँ। तुम्हें इसको बहुत ही अच्छे से चेरिश करना होगा और इसको संभाल कर रखना और अच्छे से इस्तेमाल करना। साथ ही मास्टर अपनी सारी मेमोरीज को, तीनों पार्ट्स को लिनफेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। लिनफेंग उनसे कहता है, ठीक है मास्टर, इन सभी को अच्छे से संभाल कर रखूंगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन फिर से बाहर का दिखाया जाता है। मैंकिंग उस बड़े से स्टैचू के सामने खड़ी होती है। मैंकिंग कहती है, मेरे 6 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी आइस की इकट्ठी होती जा रही है और बहुत ही जल्दी फिर से मेरी बॉडी के अंदर से आइस की बाहर की तरफ निकलेगी। मैं इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती। काश यहाँ पर लिनफेंग होता तो वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर पाता। वो कहती है, लिनफेंग प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से अंदर का दिखाया जाता है। लिनफेंग उन सारी की सारी मेमोरीज को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो सारी की सारी मेमोरीज अब लिनफेंग की बॉडी का हिस्सा बन चुकी हैं। लिनफेंग कहता है, मास्टर ने मुझे जो सोल कल्टीवेशन टेक्निक दी है वो काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है। टेक्निक को यूज करते हुए कोई भी कल्टीवेटर अपनी सोल को बहुत सारे हिस्सों में
डिवाइड कर सकता है। जैसे कि इस मास्टर ने अपनी सोल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और उसकी 3 अलग अलग मेमोरीज सेट बनाए थे। उसके बाद हम लोग अपनी सोल के एक एक हिस्से को अलग अलग ट्रेन कर सकते हैं, जिसको जितना चाहे उतना ज्यादा पावरफुल ट्रेन कर सकते हैं। वाली टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं इसको मास्टर कर लेता हूँ तो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।